गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का ये वीडियो क्लास 11th 10th और 12th के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो बच्चे 2024 में नोट्स बना रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए, आज का जो ये टॉपिक है वो आपके अपभ्रंश साहित्य के कवि एवं रचनाओं पर आधारित है, जो कि आदिकाल का एक पार्ट है। आदिकाल का एक पार्ट है। अपभ्रंश एक भाषा थी जो कि ऊट पटांग थी, बहुत उल्टी थी। अभी इसकी जब आप रचनाएं देखेंगे, प्रथम कवि का नाम देखेंगे, तो आप खुद जानेंगे कि अपभ्रंश भाषा उल्टी थी, अटपटी थी, बोलने और लिखने दोनों में अजीब थी। आइए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक क्लियर करते हैं और आप नोट्स बनाते रहिए। चाहिए तो मैं साइड में हो जाऊं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट में नोट्स ही आपके काम आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है अपभ्रंश साहित्य के कवि एवं रचनाएं। तो मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, 7 पॉइंट हैं इसमें, ये देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए कैसे है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप नोट्स बनाइएगा। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि का नाम क्या नाम है? स्वयंभू है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि का नाम क्या है? स्वयंभू है। और किसके अनुसार है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार है। पूरा नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सेकेंड पॉइंट, स्वयंभू की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं। सबसे पहली रचना है पौम चरियु, देखिए पढ़ने में ही अटपटी है, पौम चरियु। दूसरी रचना है रिठ्ठेम चरियु और तीसरी रचना है जो कि इनके स्वयं नाम पर है, स्वयंभू छंद। थर्ड पॉइंट देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए रखे हैं, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। आपको सब कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, पुष्य दंत। देखिए अपभ्रंश भाषा है तो कहीं कहीं पर पुष्य दंत लिखा है, कहीं कहीं पर पुष्प दंत लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें सही हैं। पुष्य दंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले 2 ही रचनाएं हैं, जसहर चरियु और दूसरी रचना है ड़य कुमार चरियु। देखिए इसको ना पढ़ते हैं, नाथ कुमार चरियु है, लेकिन लिखित में अपभ्रंश भाषा है इसलिए ड़य कुमार चरियु लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का भवभूत किसे कहा जाता है? तो हिंदी का भवभूत पुष्पदंत या पुष्यदंत को कहा जाता है। पुष्यदंत को भाखा की जड़, देखो वैसे इसको हम भाषा अब कहते हैं, लेकिन अपभ्रंश जब भाषा थी तब के समय में इसको खा पढ़ा जाता था। पुष्य दंत को भाखा की जड़ किसने कहा? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा। पुष्य दंत की उपाधियां अर्थात पुष्य दंत को किन किन नामों से जाना जाता है? जैसे पहला नाम था अभिमान मेरु। अब क्वेश्चन बन जाएगा, अभिमान मेरु किसका उपनाम है? तो पुष्यदंत का है। जो दूसरा नाम था वो था कविकुल तिलक और तीसरा नाम है काव्य रत्नाकर। ये आपने अपभ्रंश साहित्य पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के कवि एवं रचनाएं। तो सिद्ध साहित्य हैं कितने? तो सिद्ध साहित्य है 84। आपसे पूछ लेगा सिद्ध साहित्य कितने हैं? तो 84 हैं। 1 नंबर में वस्तुनिष्ठ में पूछ सकता है। तो सिद्ध साहित्य हैं 84। ऐसे ही नाथ साहित्य कितने हैं? तो नाथ साहित्य 9 हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इधर देखिए कॉलम बना है रचना का और इधर कवियों का नाम लिखा है। तो इनकी 3 ही रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली रचना जो है दोहा कोश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दोहा कोश किस कवि की रचना है? तो सरहपा की रचना है। और चर्यापद किस कवि की रचना है?
तो सबरपा की रचना है। दोहा को सरहपा की रचना है, चर्या पर सबरपा की रचना है और योगचर्या डोम्भिपा की रचना है। डोम्भिपा की। ये सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थी। अब आप जैन साहित्य देखेंगे। जैन साहित्य में सूरी, जिनधर्म, विजयसेन, सुमति, देवसेन ऐसे नाम आएंगे। तो आइए, सबसे पहली जो रचना है श्रावकाचार, ये किसने लिखा? ये देवसेन की कृति है। भरतेश्वर बाहुबली रास, यह है शालिभद्र सूरी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंदन बाला रास, यह है आसगु कवि की, यह भी इंपॉर्टेंट है, आसगु कवि। स्थूल भद्र रास, ये जिनधर्म सूरी की रचना है। रेवंतगिरी रास, ये विजयसेन सूरी की रचना है और नेमिनाथ रास, ये सुमतिगढ़ की रचना है। तो आपने सिद्ध साहित्य देखा, जैन साहित्य देखा और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रासो साहित्य दिखाया, बताया था, जिसमें आपने परमाल रासो, विजयपाल रासो ये आपने पढ़ा था, आलाखंड वगैरह। अब आप देखेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। वस्तुनिष्ठ 1 नंबर में पूछ लेता है। तो नाथ साहित्य में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ एक ही है, जो कि गोरखनाथ। आपने एक फिल्म देखी होगी, नाचे नागिन गली गली, या नगीना आपने देखा होगा। नगीने में जिस फिल्म में गोरखनाथ का रोल अमरीश पुरी ने अदा किया है, वो है बाबा गोरखनाथ। उनकी कृति है प्राण संकली, आत्मबोध, महेंद्र गोरखनाथ। देखिए नाम में भी गोरखनाथ लिखा है। ये किस संप्रदाय के थे? तो नाथ संप्रदाय के थे। देखिए नाथ साहित्य से है। उसके बाद जो अन्य कवि काव्य रचनाएं छूट जाते हैं उनको इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए। अन्य कवि एवं काव्य रचनाएं ऐसे ही आप नोट्स बनाइएगा। तो इधर कॉलम रचना का और इधर कवि का नाम है। महापुराण किसकी रचना है? तो पुष्यदंत की रचना है। भविष्यति कहा, क्योंकि आप देखिए अपभ्रंश पढ़ रहे हैं, तो भविष्यति कहा या भविष्यति कथा ये किसकी रचना है? ये धनपाल की रचना है। मेरे साथ रिपीट भी करते रहिए। शब्दानुशासन ये किसकी रचना है? ये हेमचंद की रचना है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल टिक के दे हम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? ये दामोदर शर्मा की रचना है, जिसको आप शॉर्टकट में आप DDS भी कह सकते हैं याद करने के लिए। दामोदर शर्मा। खुसरो की पहेलियां या मुकरियां, दो सुखने, ये गजल है, किसकी रचना है? ये है अमीर खुसरो की, क्योंकि नाम में है देखिए खुसरो लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल टिक इस पर देखिए, डबल मैंने बना दिया है। राउल वेल किसकी कृति है? तो राउल वेल रोड़ा की कृति है। देखिए राउल वेल का रा और रोड़ा का रा ऐसे आप याद कर लीजिए कॉम्बिनेशन बना करके। और राउल वेल आपकी शिलांकित कृति है, पत्थर पर लिखी हुई रचना है, शिलांकित कृति। क्वेश्चन पूछ लेता है एक शिलांकित कृति का नाम क्या है? तो नाम है राउल वेल। और किस कवि की रचना है? तो रोड़ा की रचना है। उसके बाद वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? जो ज्योतिरीश्वरी ठाकुर की रचना है। उसके बाद नल दमयंती कथा ये किसकी रचना है? ये गलत लिख गया है, अच्छा हाँ सही है, ये व्यास कवि की रचना है। ये व्यास कवि की रचना है। निरुपमा किसकी रचना है? तो निरुपमा निराला की रचना है। आइए लास्ट हेडिंग आपकी है आदिकाल की प्रवृत्तियां। कोई 3 प्रवृत्तियां आपको लिखनी होती हैं पेपर में। प्रवृत्ति का मतलब विशेषता भी होती है, गुण भी होता है। कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित है आदिकाल की प्रवृत्तियां, सबसे नंबर 1 पर आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जो लोग आश्रय देते थे और जो आश्रय प्राप्त करते थे वो राजाओं की प्रशंसा में गीत गाया करते थे। लोक साहित्य की रचना, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। आपको याद होगा आल्हा खंड में परमाल रासों में
आल्हा खंड में वीर, बड़े वीरता का जो है दिखाया गया है, और रीतिकाल में श्रृंगार रस का बताया गया है। लेकिन हम आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल में वीर तथा श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता मिलती है। और कल्पना का प्राचुर्य है, राष्ट्रीय भावना का अभाव है, अभाव का मतलब कमी होती है, इस उनमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी, तभी तो एक राजा दूसरे राजा से मिलकर के तीसरे राजा को हरा देता था षड्यंत्र रच करके। तो ये आदिकाल की प्रवृत्तियां थी। डिंगल पिंगल काव्य शैलियों का प्रयोग, आपको याद होगा जो आपने डिंगल पिंगल काव्य शैलियों का प्रयोग भी इसी में हुआ था। इन पर एक शास्त्र भी है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये पिंगल थे ये छंद के आदि आचार्य थे, प्रारंभिक आचार्य थे, जिन्होंने सबसे पहले छंद कहा। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भाषा का प्रयोग, क्योंकि देखिए अपभ्रंश से प्रभावित ही है जो इतना सब कुछ पढ़ाया है। सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के द्वारा धार्मिक काव्य रचना आपने अभी देखा। ये देखिए जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, बाबा गोरखनाथ। रासो काव्य की परंपरा, उसमें चरित्र काव्य और चरित्र कथा, ये गलत लिख गया है, चरित्र कथा भी है। प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य की रचना भी इसी काल की प्रवृत्तियां हैं। आपको कोई 3 विशेषताएं या प्रवृत्तियां बतानी होती हैं। तो आज ये आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, संपूर्ण हो गया। आदिकाल अब इसके आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो पद्य में दूसरा काल आएगा वो आपका आएगा पूर्व मध्यकाल, जिसको आप कहते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो ऐसे ही एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। जैसे मैंने आपके लिए, खासकर आपके लिए नोट्स बनाकर ही पढ़ाया है, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।